नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों एवं भविष्य के अधिकारियों। आप लोगों का आपके अपने इस नंदिनी आईएएस में स्वागत है। और हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और जो आपकी यूपीएससी आईएएस की प्रीलिम्स परीक्षा 25 मई 2025 को होने वाली है, उसकी तैयारी आप जी तोड़ से कर रहे होंगे, बहुत मेहनत से कर रहे होंगे, बहुत लगन से कर रहे होंगे। और आपकी इस तैयारी में साथ देने के लिए आपकी संस्थान, आपकी नंदिनी आईएएस आप लोगों के साथ में है। और हम आपको बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए, आपको बेहतर देने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मैं संजीव कुमार, आपके इतिहास का अध्यापक, जो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक एनसीईआरटी में कवर कर रहा हूँ। और आज हमारा ये क्लास 6 के 8वां चैप्टर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतिहास से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न सीधे सीधे यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। और यूपीएससी आईएएस और स्टेट पीसीएस में इसका रोल बहुत बड़ा है। अभी जो यूपीपीसीएस की परीक्षा होने वाली है, आरओ एआरओ की परीक्षा होने वाली है, इसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा होगा इसका। तो परीक्षा होने से पहले अगर आप यहाँ से इतिहास कवर कर ले जाते तो आपका बहुत बड़ा पोर्शन कवर हो जाएगा। हो सकता है ये कवर करने से आपकी जो सफलता मिलने वाली वो मिल जाए, हो सकता है यहाँ से मिल जाए। तो आप लोगों को जो रेस्पॉन्स रहा है बहुत अच्छा रहा है हमारा, है ना। तो हम भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आप लोग हमें सपोर्ट करने के लिए सब कर रहे होंगे। और जैसा कि हमने बताया है कि हम सब आप लोगों के लिए कर रहे हैं, नंदिनी संस्थान आप लोगों के लिए है। तो आप लोगों का टाइम गंवाए बिना हम चलते हैं आज चैप्टर 8 की तरफ। एनसीईआरटी क्लास 6 की जो हम कवर करा रहे हैं उसमें देखेंगे। तो हमारा आज चैप्टर है, अध्याय 8 है। इसमें अध्याय 8 में है एक अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया तो क्यों किया। हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। एक सम्राट है, सम्राट कौन होता है वो भी हम इसको जानेंगे पढ़ करके एनसीईआरटी में। तो देखिए, एक रोशन का सवाल है। ये रोशन है, आप लड़की जो क्लास 6 की लड़की है, एक छात्रा है, इनका नाम रोशन है। तो इनका बर्थडे होगा, जैसे कि आप लोगों का भी बर्थडे होता है ना। तो आपको आपके पिताजी या माताजी या आपके दादाजी चाचा जी आपको पैसे देते हैं बर्थडे वाले दिन। तो वही सिस्टम इनका रहा है ना। तो इन्होंने बताया है कि रोशन को इनके दादाजी ने पैसे दिए इनका बर्थडे बर्थडे पार्टी वाले दिन, बर्थडे हो रहा था उस दिन। तो वो नोट करारे करारे नोट थे। तो नोट जो उनके उनके दादाजी ने उनको हाथ में पकड़ाए, तो उन्होंने मुट्ठी बांध लिए थे उन नोटों को। उन पैसों से, वो उन रुपयों से एक कैसेट खरीदना चाहती थी। लेकिन कैसेट खरीदने से पहले उनके मन में विचार आया, क्यों ना मैं इन नोटों को छू करके महसूस कर लूँ। करारे करारे नोट हैं, पकड़ने में अच्छे लग रहे हैं। तो उन्होंने क्या काम किया, तो नोटों को उन्होंने देखा। तो उन बता रहे हैं इसमें कि दाईं तरफ जो गांधी जी की मूर्ति थी, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, और बाईं तरफ इन अशोक के जो शेर जैसे चिन्ह दिख रहे हैं ना, वो दिख रहे थे। तो उन्होंने सोचा ये अशोक के जो चिन्ह दिख रहे हैं, ये शेर के चिन्ह दिख रहे हैं इसमें, वो क्यों दिख रहे हैं। तो उसी के बारे में बताया गया है। तो अशोक का ये स्तंभ बोला जाता है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। तो चीज़ों को समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक शब्द को पढ़ेंगे। देखो, ये हमने आपको बता दिया, रोशन की कहानी हमने आपको बता दी, वो क्या जानना चाहती हैं। और इनके साथ साथ आप भी जानना चाह रहे होंगे रोशन की तरह, है ना। क्योंकि रोशन की तरह अगर आपके दिमाग में सवाल आएंगे तो आप चीज़ें ज़्यादा सही ढंग से कवर कर पाएंगे और उनको समय दे पाएंगे, सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा राज्य, यानी कि एक साम्राज्य, एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य के बारे में उन्होंने बताया गया है। जो राज्य बहुत बड़ा होता है, जिसका क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है, जिनमें जनपद, महाजनपद, जिनमें क्षेत्र एरिया, है ना। तो जो ज़्यादा अधिक होता है, जो बड़ा राज्य होता है, वो सम्राट, इनमें साम्राज्य बताया गया है। सम्राट के माध्यम से उनका जो राजा होता है वो सम्राट कहलाता है। तो देखेंगे, अब देखेंगे हम इनके बारे में जानेंगे, है ना। शेरों वाला स्तंभ शीर्ष, ये जो दिखाया गया चित्र में, इन्हीं के बारे में बताया गया है इन्होंने। तो पढ़ते हैं हम, हमारे साथ साथ आप लोग चलते रहेंगे। मतलब ये है कि आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं,
एक उनका एक लंबा इतिहास है। जो शेर ये दिख रहे हैं, ये वाला, इन्हें देखो, ये शेर, ये ये क्या है, इनका एक लंबा इतिहास है। इनकी जो तस्वीर हम अपने पैसों पर देखते हैं, रुपयों पर देखते हैं, तो इनको जानने को हम चाहते हैं, तो इनका एक लंबा इतिहास है, तो हम उन्हीं के बारे में जानना चाह रहे हैं, है ना। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ स्तंभ पर स्थापित किया गया था। एक पत्थर को उन्होंने काट करके एक इनकी आकृति दी गई। जब इनकी आकृति इस तरह की बना दी गई, तो सारनाथ में विशाल स्तंभ पर इनको लगा दिया गया। अब देख लेंगे, है ना। अब तुमने इस विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ चुके हो, आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए, है ना। इतिहास के जो राजा थे, है ना, उन महानतम राजाओं में से एक का नाम आ रहा है अशोक। तो उनके निर्देश के अनुसार स्तंभ अभिलेख ये उत्कीर्ण किए गए थे। तो उनको जानने से पहले हम थोड़ा इनके बारे में, साम्राज्य के बारे में हम जान लेते हैं। स्तंभ में जो लिखा गया, जो अभिलेख लिखे गए हैं, उनको जानने से पहले हम जब इनके साम्राज्य के बारे में जान लेंगे, तब जो अशोक ने क्या लिखवाया है, उन राजा सम्राट महाराज ने क्या लिखवाया है, तो हम उनके बारे में तब पता कर लेंगे, है ना, सही समझ पाएंगे। देखो, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। ध्यान दीजिए आप लोग, अशोक जिस राज्य पर शासन कर रहे थे, वो उनके दादा लगभग 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी स्थापना की थी, जिस पर वो शासन कर रहे थे। अब देख लेंगे। और इनमें उनका जो योगदान था ना, वो चाणक्य का था, जिन्हें आप कोटल बोलते हैं। तो उनका योगदान था उनको राजा बनाने के लिए। उनका कोई मतभेद हुआ होगा चाणक्य जी का धनानंद के साथ में, तो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं इसका मगध राज्य का मैं राजा चेंज करके रहूँगा। तो इस वजह से उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ही चुना था, है ना, चाणक्य जी ने। तो उनको प्रशिक्षित किया, उनके बारे में कूटनीति बताई कि इनको किस तरह हराना है, किस तरह क्या करना है, इनको इन पर विजय कैसे पानी है। तो उनके समय कुछ विविधाएं उत्पन्न हुई होंगी, तो उनको कवर किया होगा, समझा होगा उन्हें। और फिर उन्होंने 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने इस राज्य की स्थापना की ना। तो उसी के बारे में हम आगे चलते हैं। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की। देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया, चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं, देख सकते हैं। अब वंश के बारे में पढ़ लेते हैं हम, है ना। वंश क्या है, इसमें बताया गया है। देखो, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। जब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो वो एक ही वंशज के कहलाते हैं, कहते हैं उसी वंशज के हैं ये। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे, चंद्रगुप्त और इनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। देख लीजिए, है ना। अब साम्राज्य में बहुत से नगर थे। अब मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से इसमें दिखाया गया, वो अभी हम मानचित्र में देखेंगे, है ना। तो इनमें साम्राज्य की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे इस साम्राज्य में, ठीक है। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का एक मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। हम देख लेते हैं इनको एक बार, मानचित्र में देख लेते हैं। तो ये तक्षशिला है ना, ये जो तक्षशिला है हमारे मैप में दिया गया है, भारत के मैप में, ये उपमहाद्वीप कहा जाता है इतिहास के अनुसार। तो ये हमने बता दिया कि ये दिशा हमारी उत्तर होती है और ये पश्चिम,
ये पश्चिम होती है, इसके बीच का क्षेत्र होगा हमारा उत्तर पश्चिम। तो मध्य एशिया से आने वाले उत्तर पश्चिम रास्ते में ये पड़ता है ना, उत्तर पश्चिम से जो रास्ता आया आया हुआ है मध्य एशिया से, तो उस बीच में ये पड़ता है तक्षशिला। और ये हमारा ये उज्जैन है ना, ये उत्तर से दक्षिण भारत में जाने के लिए रास्ते में बीच में पड़ता है, ये उन्होंने बताया है, वही है। अब इनमें व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे, ये उन्होंने बताया कि जब नगर है तो उनमें ये लोग तो रहते रहते होंगे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। जब साम्राज्य का क्षेत्र बड़ा है तो उनमें ये लोग तो रह रहे होंगे ना, पशुपालक भी रह रहे होंगे उनमें अधिकारी लोग भी रह रहे होंगे, और भी लोग रह रहे होंगे। तो एक दूसरे पर वहाँ पर डिपेंड थे हर चीज़ के लिए, है ना, एक दूसरे पर, जैसे सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी टिकी होती है, तो इस तरह से जो भी एक समुदाय होता है, जिस क्षेत्र में जो लोग रह रहे होते हैं, उनका एक इकोसिस्टम बना हुआ होता है, समझ रहे हो। तो वही बात है, तो वो एक दूसरे से लिंक है किसी न किसी तरह से। किसी को किसी चीज़ की, किसी वस्तु की जरूरत है, किसी को किसी वस्तु की जरूरत है, कोई किसी भी तरह से रिलेटेड है, कोई किसी भी तरह से रिलेटेड है, तो वो आपस में जुड़े हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। जो मध्य भारत का जो हिस्सा है, इलाका है, किससे था, ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। अब जो हिस्सा जंगलों से भरा होगा तो वहाँ जनजाति, वहाँ पर जंगलों पर पलने वाले मनुष्य, जंगलों की आर्थिक गतिविधियाँ वहाँ ज़्यादा होती होंगी, वही इसमें बताया गया है। देखिए वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे, मैंने आपको बताया अभी। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, क्योंकि साम्राज्य बड़ा था। जब साम्राज्य बड़ा था तो अलग अलग इलाके में तो अलग अलग तरह के लोग रह रहे होंगे, तो उनकी भाषा अपनी अलग अलग होगी इसमें। अब इसमें थोड़ा एक मैप को एक बार देख लेते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर है। जो हमारा ये इसमें संकेत में दिखाया गया रेड कलर में, ये लाल रंग में ये अभिलेखों के प्राप्ति स्थल जो सर्कल दिखाया गया है उसे हम देखेंगे। और जो ब्लैक कलर में है वो हमारे महत्वपूर्ण नगर हैं, ब्लैक सर्कल। देखो अभिलेख के प्राप्ति स्थल, ये सोपारा, सन्नत, है ना, मस्की, एरागुड़ी, ब्रह्मगिरी, ये है। और इसी तरह से इसमें और भी आप देख सकते हैं, कलसी हो गया, टोपरा, बहापुर, दिल्ली, मेरठ, आप देख लीजिए, लुम्बिनी, रामपुरवा, लोरिया राज, सारनाथ, और ये पाटलिपुत्र, ये क्या है, नगर, है ना, तक्षशिला, उज्जैन, ये हमने आपको बता दिया, गिरनार। तो आप अपने पास एक मैप रखेंगे तो उसमें मालूम पड़ जाएगा कि जैसे हमारा ये क्षेत्र गुजरात का हिस्सा आ गया, तो गुजरात में क्या पड़ रहा है, गिरनार पड़ रहा है ना। दिल्ली आपको पता ही है। मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, कलिंग देख लीजिए, ये यहाँ पे है ना, सोपारा, ये महाराष्ट्र में। आप देख लीजिए इस तरह से, आप अपने पास मैप रखेंगे तो उसमें देख लेंगे कि कौन सा क्षेत्र किस राज्य में पड़ रहा है, जिससे आपकी समझ विकसित होगी। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे। जब अलग अलग भाषाएं बोल रहे होंगे, अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे होंगे, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग जलवायु होगी, तो वो अलग अलग प्रकार का भोजन कर रहे होंगे, वो इसमें बताया गया है। और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते होंगे। अब राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है इसे हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं, इससे पहले हमें ये हम जान लें। देखिए जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया, जो मैंने आपको बता दिया। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे, ये आपका काम है। अब हम आगे चलते हैं। हमने बताया कि राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, राज्य साम्राज्य में क्या अंतर है, तो वो देखो उन्होंने बताया है, क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं। मैंने कहा पहले बताया कि जो साम्राज्य होता है वो राज्य से बड़ा होता है, उसका क्षेत्रफल साम्राज्य का बड़ा होता है राज्य से, और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। जब राज्य बड़ा होगा तो उसकी सुरक्षा करने के लिए, उसमें सेफ्टी बढ़ाने के लिए उन्हें ज़्यादा सेना की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा संसाधन चाहिए। जब ज़्यादा संसाधन चाहिए, ज़्यादा
सेना रखनी पड़ेगी, तो उनके लिए ज़्यादा खर्च भी चाहिए, है ना। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, कर वसूलेंगे, या कुछ उपहार में लेंगे, या टैक्स लगाएंगे, कुछ करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं ये क्या करते हैं, आगे हम बताएंगे इसमें। आपकी एनसीईआरटी आपको बता रही है कि इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी, देख लीजिए। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती थी, देख लीजिए, बताया मैंने अभी। तो ज़्यादा लोग रहेंगे, ज़्यादा सेना चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, तो संसाधन अधिक चाहिए, तो क्या है, टैक्स लगाएंगे ज़्यादा, ये कर वसूलेंगे। तो कर वसूलने का तरीका इनका अलग था, क्या बताते हैं अभी देखते हैं इसमें। साम्राज्य का प्रशासन हम इसको देखेंगे। क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। बिल्कुल सही बात है। जो राज्य बड़ा होगा तो जो अलग अलग क्षेत्र होंगे तो उन पर अलग अलग ढंग का शासन किया जा रहा होगा। वहाँ के लोग कैसे हैं, वो लोग वहाँ की भाषाएं समझ पा रहे हैं क्या नहीं, वहाँ का कल्चर वो किस तरह का है, किस तरह को कल्चर को अपना रहे हैं, वो कौन सी भाषाएं बोल रहे हैं, कौन सा समाज है, तो वो उनके अनुसार ही उनको ढालने के लिए उस तरह का उन्होंने शासन किया होगा, है ना। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, है ना। जो जो पाटलिपुत्र क्षेत्र है, उसके आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, है ना, उन पर सीधा उसका नियंत्रण था। इसका मतलब यह है कि यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, देख लीजिए आप लोग। जो राजा के आदेशों आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे, देख लीजिए आप लोग। जिन्होंने राजा के आदेशों का उल्लंघन कर दिया तो अधिकारीगण उनको सजा देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था, यानी अधिकारी वेतन पर काम करते थे। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे, देख लीजिए। जासूस अधिकारी थे, जो राजा के अन्य अधिकारी किस तरह काम कर रहे हैं, कहीं वो धोखाधड़ी तो नहीं कर रहे, तो इसका वो पता लगाने के लिए अपने जासूस रखते थे। समय की समझ सकते हैं शासन व्यवस्था कैसी थी। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सलाह सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। जो सम्राट था, वो सम्राट राज परिवार और वरिष्ठ जो अधिकारी थे, उनकी सहायता से वो कार्य करता था, देख लीजिए। सम्राट के बारे में बात हो रही है। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, देख लीजिए। तक्षशिला या प्रांतीय राजधानियां थी, उनके माध्यम से इन पर शासन किया जाता, क्योंकि वो बड़ा बड़ा क्षेत्र है भाई, देख लीजिए। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था, देख लीजिए। जो उनके राजकुमार थे उनको क्या करते थे, गवर्नर बनाकर भेज दिए। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इसके इलाके में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा कर लिया करते थे, देख लीजिए आप लोग। उनके जो नदियों के मार्ग थे उन पर भी नियंत्रण करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वहां से जो लोग आएंगे जाएंगे उनसे कर लेंगे, और कर के बदले जो उनका जो माल आ रहा है जा रहा है, उनको कोई अन्य लूट ना ले, उसकी रक्षा करेंगे, ये उनका ये दायित्व था, देखेंगे। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे, देख लीजिए आप लोग। बता दिया उन्होंने, उत्तर पश्चिम किसके लिए, कंबल के लिए, और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, जो संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे, देख लीजिए।
अब नजराना होता क्या है इसको हम जान लेते हैं। जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, कर माने टैक्स, जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे, स्वेच्छा से अपनी इच्छा से देते थे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जैसे अपनी इच्छा से आप किसी को कुछ दे देते हैं खुश होकर के, वैसे ही इनका वो है। उनकी राजा की जो कार्य पद्धति है जनता को अच्छी लग रही है, या अधिकारियों को या जो भी अन्य कर्मचारी उनको अच्छी लग रही है, तो वो मतलब कुछ उपहार कुछ लोग दे देते थे खुश होकर के, तो वही है। अब देखो राजधानी में सम्राट के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा हम। देखिए मेगस्थनीज के बारे में बताया गया यहाँ पे कि मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेगस्थनीज के बारे में बात हो रही है। मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। क्या विवरण दिया है? और आपकी एनसीईआरटी आपको उसका एक अंश बता रही है ना। हम का मतलब ये यहाँ हम मतलब एनसीईआरटी आपको उसका एक अंश दे रहा है। क्या दे रहा है देखते हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। देख लीजिए, जब भी सम्राट आते थे तब उनके आते समय उनके स्वागत के लिए शोभा यात्रा जश्न मनाते थे, शोभा यात्रा निकल जाती थी। अब राजा को यानी सम्राट को सोने की पालकी में बैठा करके, और जो इनके जो सेवक बोलते हैं, जो रक्षक बोलते हैं, वो सोने से अलंकृत, सोने चांदी से अलंकृत जो भी आभूषण होते हैं वो आभूषण को धारण करते हुए तुम्हारे जो हाथी हाथी पर इनके सेवक चलते थे। और कुछ सेवक इनके जो रक्षक अंगरक्षक हैं वो हाथ में पेड़ लेके चलते थे, वृक्ष जिस पर तोते बैठे हुआ करते थे। तो जो राजा चलते थे ये, तो उनके सिर के चारों तरफ वो तोते उड़ते थे इनकी रक्षा के लिए। और और क्या कहा मैगस्थनीज ने? और ये कहा है कि एक ही कमरे में ये 2 दिन नहीं 2 दिन विश्राम नहीं कर सकते थे रात के समय एक ही कमरे में। और इनका खाना खाने से पहले इनके नौकर इनके खाना को चेक करते थे। ये व्यवस्था थी उस समय की, देख लीजिए। तो यही बताया, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ इसको, देख लीजिए। शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी जैसे अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है, देख लीजिए, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। इतनी कड़क सुरक्षा थी उनकी, देख लीजिए। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे, देख लीजिए। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उसे खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, जो मैंने अभी आपको बता दिया सारांश में। अब देख लीजिए। अब देखेंगे पाटलिपुत्र, जिसे हम आधुनिक अभी का पटना बोलते हैं, जो बिहार में है, तो उनके बारे में उन्होंने बताया है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है, दीवाल बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं, बाउंड्री से घिरा हुआ है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। बुर्ज मतलब ये बोलता है दीवालों में कई जगह टावर से लगे होते हैं ना, जहाँ पर देख कर खड़े होकर देखते हैं अपनी दीवार कहाँ कैसे सीमा पर कौन क्या कर रहा है, तो बुर्ज उसको बोलते हैं ना, बुर्ज उसको बोला गया यहाँ पे। और 64 द्वार थे, देख लीजिए। 2 और 3 मंजिलों वाले घर लकड़ी कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया। महल काठ का है, नक्काशी पत्थर की गई है, देख लीजिए। कितना अच्छा लग रहा होगा उस समय का ये नज़ारा। अब देखेंगे, यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। उद्यान बगीचा बोलते हैं, है ना, बगीचा। तो उद्यान और चिड़ियों के लिए
वन्य बसेरों से घिरा है। राष्ट्रीय उद्यान बड़े बड़े उद्यान होते हैं जो एक जंगल के टाइप से होते हैं, उनमें भिन्न भिन्न पक्षी, भिन्न भिन्न वो रहते हैं, तो उसी की इसमें वर्णन किया गया है। तो अब देखेंगे यहाँ उद्यान उनका कुछ और है। राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उसे खाने को क्यों छकते होंगे, ये आप थोड़ा बता देंगे सोच के समझ के कमेंट में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था, ये आपने संकेत दिया उन्होंने, अध्याचार में आपने पढ़ लिया है, तो आप वहां से देख के बता सकते हैं इसको। और देखिए, और वहां से चलते हैं कि अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, है ना, वहाँ रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। जो जंगल वाले इलाके थे तो वहाँ पर राजाओं का और उनका अधिकार ज़्यादा तो नहीं होगा, तो वो लोग स्वतंत्र महसूस करते थे, हम स्वतंत्र हैं। जहाँ पर शासन प्रशासन की पकड़ कम हो, तो वहाँ के लोग अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं, जैसे जंगल में रहने वाले लोग। तो उनका वो समझते हैं कि हमारा एक अलग ही कानून है, जनजाति बोलते हैं उस टाइप में। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दें। मतलब उन लोग जो वहाँ के जो लोग रहते थे, जंगली इलाके में जो लोग रहते थे, तो उनसे ये उम्मीद रखी जाती है कि हमें जो हाथी, जो सही हाथी हो, मतलब युद्ध में काम कर सके, युद्ध में काम आ सके, वो हाथी, कुछ मोम, कुछ फल, ऐसी चीज ला के हमें दे। तो वो उनके बारे में बताया गया है। मधु बोलते हैं, मधु शहद बोलते हैं, मधु को शहद। लकड़ी तो आप लोग जानते ही हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट, इसमें अशोक के बारे में बताया गया है, इनको हम जान लेते हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। मौर्य वंश के कौन से वंश के? मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। वो ऐसे शासक थे, अभिलेखों के माध्यम से अपने संदेशों को जनता के माध्यम में रखने के लिए, जनता जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य किया था। अभिलेख खुदवाए, अभिलेख बनवाए, खुदवाए, उन पर उत्कीर्ण करवाए और जगह जगह लगवा दिए, जिससे जनता इसको पढ़ सके। तो देखो अशोक ने कैसे उनकी स्थिति, मन की स्थिति कैसे चेंज हुई है, उन्होंने क्या क्या लिखा है, वो अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है। अशोक के ज्यादातर, अशोक के जो अभिलेख हैं वो किसमें, ज्यादातर प्राकृतिक भाषा में है। तो प्राकृत भाषा मतलब इसको ये मतलब हर आदमी समझ सके। उनकी लिपि कैसी है, ब्राह्मी लिपि। तो आम आदमी की भाषा क्या थी, प्राकृत भाषा थी। तो उन्होंने अपने अभिलेख प्राकृत भाषा में ही उत्कीर्ण करवाए। देख लीजिए। अब कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, एक अशोक का अभिलेख मिला है, उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो उस कलिंग युद्ध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, क्या कही, कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। जैसे ही मैं राजा बना, तो मैंने राजा बनने के बाद 8 साल बाद मैंने युद्ध किया और मैंने कलिंग को विजय प्राप्त की। देख लीजिए। अब इसमें आगे क्या बात करते हैं। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए। कितने लोग? 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए और 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। अब देखिए इनका हृदय परिवर्तन हुआ कैसे, वो हम देखेंगे। इससे मुझे अपार दुख हुआ। अब इन्हें दुख हुआ तो हुआ क्यों? क्यों? क्योंकि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं। ये दुख हुआ ना। और क्यों दुख हुआ और जानेंगे। और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। मतलब ब्राह्मण वर्ग भी इसमें मारा जाता है, विद्वान वर्ग। और देखेंगे इसमें, जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग तो मारे जाते हैं और उसमें बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, और इसमें ब्राह्मण ये भी मारे जाते हैं। तो ब्राह्मण को उस समय पूजनीय मानते थे, पूजनीय अभी भी मानते हैं, लेकिन उस समय ज़्यादा मानते थे। तो देखेंगे जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते थे, इसमें वो भी मारे गए। देख लीजिए। या वो भी बंदी बनाए गए, या उनको जो चाहने वाले थे वो भी मारे गए, या वो जिनको चाहते थे वो मारे गए, या वो बंदी बनाए गए। तो इन बातों का अशोक को बहुत दुख हुआ। अब देखेंगे दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं। जो दास थे और जो मृतक हैं, तो ये लोग दासों के और मृतकों के प्रति दयावान होते थे, वो भी लोग मारे गए। देख लीजिए।
वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने परिजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धर्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय करता हूँ। देख लीजिए, धर्म का पालन करो और इसकी दूसरे को शिक्षा दो। देखो कितने लोग मारे गए। जो दास के प्रति दयावान हो, मृतकों के प्रति दयावान हो, वो भी लोग मारे गए। देख लीजिए, या वो भी लोग बंदी किए गए जिनको कोई चाह रहा हो, जिनको कोई चाहने वाला हो, या किसी के प्रति दया भाव की भावना उत्पन्न होती हो, तो उसमें वो भी लोग मारे गए या वो भी बंदी बनाए गए। अशोक जी कहते हैं इसलिए हमें इस चीज का पश्चाताप हो रहा है। अब देखो, तो उन्होंने धम्म के माध्यम से बताया है कि मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। कितनी अच्छी बात लिखी है। देखो, उस समय सम्राट के मन में यह विचार था कि किसी पर विजय पाना है तो उसके ऐसी बात बोलो या ऐसे शब्द बोलिए उनसे जो उसको अच्छे लगे, उस पर बलपूर्वक विजय मत पाइए। सब शब्दों का खेल है। तो वही बात इसमें कही गई है कि बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा लोगों का दिल जीतना अच्छा बताया गया इसमें। तो यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। देख ली कितनी भविष्य की सोच रही होगी इनकी, भविष्य की सोच। मैं ये अभिलेख इसके लिए खुदवा रहा हूं कि जिससे मेरे आने वाली जो संतान है, आने वाली जो वंशज है, वो इसको पढ़ेगा और भविष्य में किसी युद्ध करने की चेष्टा नहीं करेगा। ये अशोक के विचार थे। देख लीजिए आप लोग, कितना एक युद्ध के बाद कितना बड़ा परिवर्तन, कहाँ सम्राट। देख लीजिए आप लोग, तो आप समझ सकते हैं हमारी क्या वो है इनके आगे। अब देख सकते हैं इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए, है ना। ये धम्म जो है इसको कम बढ़ाएं कैसे। किसी पर बलपूर्वक विजय नहीं पानी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि धम्म को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ, आप इसे बता देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से बता दिया मैंने ये कलिंग की विजय। देख लीजिए आप लोग, इसमें बता दिया है कि धम्म संस्कृत शब्द है और इसे हम धर्म का प्राकृत रूप मानते हैं। देख लीजिए, धम्म मतलब धर्म। और इसमें हम देख लेंगे आगे। देखिए, अशोक का कलिंग युद्ध। देखिए, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। जो तटवर्ती उड़ीसा है, आप उसमें अपना मैप रखेंगे। मैंने कहा आपसे पहले से कहता चला आ रहा हूँ कि आप अपने पास एक मैप रखिए, भारत का और वर्ल्ड का, इंडिया का एंड वर्ल्ड का। आप एक मैप रखेंगे जिसपे उन देशों के नाम लिखे हुए हैं, और जो अपने देश का जो मैप है उसमें राज्यों के नाम लिखे हों। आप समझ पाएंगे कि कहाँ किस जगह की बात हो रही है, कौन सा नगर, कौन सी जगह किस राज्य में पड़ रही है, तो आपके दिमाग में छप जाएगी वो। हमारे साथ साथ जब लोग आप उसे अपने उसमें देखेंगे मैप में। मानचित्र 5 में पृष्ठ 70 पर है, उसमें आप जाके देखेंगे। तो अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई, यानी घृणा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। इसके विस्तार में तो हमने आपसे पहले बता दिया कि क्या वजह रही उनके युद्ध को न करने का मन जो उन्होंने बनाया, क्यों बनाया, तो वो बता दिया। देख लीजिए, आज इस तरह के विचार अगर हर व्यक्ति में उत्पन्न हो जाएं, इस पूरे विश्व में अगर उत्पन्न हो जाए, तो फिर युद्ध जैसी कोई बात ही संभव ना हो। क्यों इतनी यहाँ फिर सरकार को भर्तियां करनी पड़ी। देख लीजिए आप लोग, अशोक का धम्म क्या था, है ना। तो हम इसे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं कि उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। इस मूर्ति को, है ना, इस मूर्ति को एक बार आप देख लीजिए इस मूर्ति को।
इसको। मैं उम्मीद है कि आपने देख ली होगी। अब हम चलते हैं की ओर। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ है ना, स्तंभ है, उसका एक हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की एक मूर्ति कला का एक नमूना है। देख लीजिए, उसमें की जो मूर्ति कला थी उसका एक नमूना दिखाया गया है इसमें। तो कहाँ है? राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। देख लीजिए। अब अशोक का धम्म क्या था, हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। धम्म धम्म की बात हो रही है, तो धम्म है क्या? धम्म, अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उनका कहना था कि आपको ना तो कोई कर्मकांड करना है, ना किसी आपको देवी देवता की पूजा करनी है। तो फिर करना क्या है? देखो क्या बता रहे हैं कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। तो जैसे बच्चा अपने सॉरी पिता अपने बच्चों को शिक्षा देता है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, ये करोगे तो ये गलत हो जाएगा, तो वही मनोस्थिति बना करके उन्होंने बताया है ना, कि अपनी प्रजा को निर्देश दिए कि आपको इस तरह के काम नहीं करने हैं। और जो बुद्ध को उपदेश थे वो भी उन्होंने बताए इनको। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी, है ना। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, और इसमें कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। बताइए, जो ये समस्या उत्पन्न होती थी, आपस में टकराव हो गया, झगड़े हो गए, बलि चढ़ाई जा रही है ना, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब गलत है। तो सही क्या है? देखो, तो इन समस्याओं को निदान करने के लिए महसूस किया अशोक ने क्या, उन्होंने कहा कि धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति करो, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते हो, उनकी नियुक्ति करो। इसके अतिरिक्त तो अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाओ जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। मतलब उनका जो पढ़ नहीं सकते उनको पढ़ के सुनाओ, और जो पढ़ सकते तो वो तो जो लिखा है वो पढ़ ही सकते हैं, जो स्तंभ पर लिखा है वो तो पढ़ ही लेंगे। जो जो पढ़ नहीं सकते, जो हमारे अधिकारी हैं, उनको पढ़कर सुनाओ, जिससे जो ये आपस में जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं धर्म के प्रति, या बलि की जो चढ़ाई आ रही है, जो कर्मकांड है, तो वो उनको रोका जा सके। और देखेंगे अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में भी दूत भेजे थे इन्होंने। अब देख लीजिए, तो 84-85 पृष्ठ पर जो भी ये मानचित्र दिए गए हैं, है ना, आप उन्हें पहचानेंगे। अब देखेंगे उन्होंने क्या बनवाई थी, उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था भी की, सम्राट अशोक ने। देख लीजिए, इसलिए आज इतिहास में उनका नाम है ना, आज हम उनको पढ़ रहे हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं। किसी अगर राजा विशेष को अगर पढ़ रहे हैं तो उसका कोई ना कोई इतिहास जरूर होगा, कोई ना कोई उसने समाज में जरूर बदलाव किया होगा, इसलिए हम उसको पढ़ रहे हैं। तो सम्राट अशोक ने क्या बदलाव किए वो हमने पढ़े हैं, और पढ़ भी रहे हैं। आप लोग भी पढ़ रहे हैं ना हमारे साथ साथ, तो हम समझ रहे हैं कि अशोक को अब नहीं भूलेंगे। इसलिए तो उनका जो नोट, रुपया देखते हैं, सिक्के देखते हैं, उनमें उनका स्तंभ लगा हुआ है, अशोक का स्तंभ बोलते हैं कि सारनाथ में है ना। तो यही वजह है। और इसमें और पढ़ते हैं इनके बारे में। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश क्या हैं देखेंगे। क्या देखते हैं कि लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान बता दिए मैंने कि धार्मिक कार्य हो गए,
जो भी लोग विभिन्न अवसरों पर धार्मिक कार्य करते हैं, उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चे के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। उन्होंने बता दिया। तो फिर क्या आगे देखें, ये कर्मकांड किसी काम के नहीं, ये जो आप जो करते हैं ना, ये किसी काम के नहीं, अशोक ने कहा ये किसी काम के नहीं। तो क्या काम का है, तो वो जान लेते हैं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होगी। और ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं, देखो क्या है, कितनी अच्छी बात लिखी है। अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। जो तुम्हारे पास दास हैं, जिनको दासों को रखते हो, नौकरों को रखते हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। गुड बिहेवियर बोलते हैं जिसे हम, है ना। बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना, ये उन्होंने बता दिया। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है सम्राट अशोक ने, आप देख सकते हैं। अगर हम एनसीईआरटी न पढ़ते, इन बातों को हम अध्ययन कर पाते, क्या आप इन बातों को भूल जाएंगे? मुझे तो लगता नहीं कि आप भूल जाएंगे। देख लीजिए। इसीलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। ये कहा है सम्राट अशोक ने। कितना बड़ा हृदय परिवर्तन हुआ, कितने अच्छे अच्छे उनके अंदर ये विचार आए। देख लीजिए सम्राट अशोक, देख सकते हैं आप। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं डॉट डॉट, और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, उनके बारे में लिखा है जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। देख लीजिए। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। ये थोड़ा आप इस पे काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि जैसे हम इसमें हर चीज़ पढ़ रहे हैं, और 25 मई को परीक्षा भी थोड़ी ध्यान में रखनी है ना, उसके आधार पर ही हमें काम करना है। आप इतना पढ़ लेंगे ना, बहुत, इससे मुझे लग रहा है बाहर नहीं जाएगा। आप समझ रहे हैं। ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। देख लीजिए, यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। देखो, इस अ अक्षर को आप अलग अलग भाषा की लिपि में देखेंगे। देखो इस अ अक्षर को, जो हमारी देवनागरी लिपि है जो हिंदी में है, ये इस अ अक्षर को बंगाली भाषा में कैसा बनाया गया देख लीजिए। इसी अ अक्षर को मलयालम भाषा में कैसा बनाया गया आप देख लीजिए। और इसी अ अक्षर को तमिल में कैसे बनाया गया आप देख सकते हैं। देख लीजिए। और आरंभिक ब्राह्मी ऐसी थी, इस अ अक्षर को बनाने का तरीका। एनसीईआरटी आपको एनसीईआरटी आपको हर चीज बता रही है। अन्यंत्र में देखेंगे, मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। देख लीजिए। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले की बात है ये, चीन सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण किया। बता रहे ये बहुत ऊंची है, चौड़ाई काफी है इसकी। ये लग रहा है कि इस पे रोड बन जाएगा, सड़क बन जाएगी। तो इसमें पढ़ते हैं, देखते हैं। सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। जो उत्तरी सीमा के जो पशुपालक लोग थे, उनसे रक्षा करना था, इस उद्देश्य से बनाई गई थी। लेकिन अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। 2000 वर्ष समय काफी हो गया ना, बहुत बड़ा हो गया समय। 2000 वर्ष तक इसका निर्माण कार्य चलता रहा। देख लीजिए, है ना।
क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है, देख लीजिए, 6400 किलोमीटर लंबी है, तथा पत्थर और ईंट से बनी है। पूछ भी सकता है यहाँ से क्वेश्चन, चीन की दीवार की लंबाई कितनी है ना? आपने पढ़ा है, बता देंगे 6400 किलोमीटर दूर। इसे बनाने में किन किन का यूज किया गया है? ईंट का, पत्थर का, पत्थर ईंट का, तो बता सकते हैं इनका आंसर, है ना? इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। भाई जब दीवार बड़ी है, लंबी है, तो हजारों लोगों को तो काम करना पड़ेगा। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं, है ना? सीमा को जो हम दीवार बनाई इन्होंने, इन सम्राटों ने, तो उसकी देख रेख के लिए 100 से 200 मीटर की दूरी पर बुर्ज बनाए, मतलब देखने के लिए बना देते हैं, इस पर खड़े होकर देखते हैं, टावर टाइप का वो बना था, है ना? पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राट के रवैये से कैसे भिन्न है, ये आप बताएंगे, है ना? उपयोगी शब्द इसमें देख लेंगे। साम्राज्य हम जान चुके हैं, राजधानी जान चुके हैं, अधिकारी जान चुके हैं, संदेश भाग जान चुके हैं, प्रांत के बारे में पढ़ चुके हैं, और धम्म क्या है, धम्म के बारे में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, है ना? जैसे मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 2300 साल से पहले, है ना? ये बताया गया इसमें, मौर्य साम्राज्य की शुरुआत, ये आपको पता है। तो ये चैप्टर हो गया हमारा फिनिश। ये मानचित्र पूरा नहीं आ रहा इसमें, देखो ये इस कलर जो डार्क रेड दिखाया गया ना, डार्क रेड, ये वाला कलर, इस तरह का जो मार्ग दिखेगा, ये मार्ग है चीनी शासकों के नियंत्रण में। जो ऐसे मार्ग थे किसमें? चीनी जो शासक थे उनके नियंत्रण में था इस तरह का मार्ग, जो डार्क रेड है। आप ग्रीन टाइप में देखेंगे, ये मार्ग कोषाढ़ों के नियंत्रण में थे, है, जो हम इसके बारे में अध्याय 10 में जानेंगे, है ना? कोषाढ़ों के नियंत्रण में थे। और ये हल्का लाल है ना, ये मार्ग ईरान फारस के शासकों के नियंत्रण में थे। और ये ब्लू कलर का इन मार्गों पर रोमन शासकों का नियंत्रण था, देख सकते हैं। और ये जो कलर है, ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग थे, है ना? थोड़े मिट्टीले कलर का जो कलर है इसमें दिखाया गया ना, वो ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग थे। अब देखेंगे इसमें, ये हमारा लाल सागर है, ये, है ना? ये जो दिख रहा है, ये लाल सागर है। ये हमारी फारस की खाड़ी है, देख सकते हैं, अगर आपके पास मैप हो तो उसमें देखेंगे फारस की खाड़ी। यहाँ ओमान है हमारा, यूफ्रेटस, बेबीलोन, सेल्यूसिया, सूसा, फारस की खाड़ी, है ना? एक एक बताना, टेसीफोन, और यहाँ पे हमारी टिग्रिस नदी है, यहाँ पे जो दिख रही है, ये हमारा भूमध्य सागर है, ये वाला, है ना? ये भूमध्य सागर है। ये हमारी इटली है ना, ये इटली, है ना? देखेंगे, यहाँ जो देश है, मिस्र देश है इस जगह पे, जिसे हम इजिप्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा काला सागर है, यहाँ टर्की होगा, यहाँ पर यूक्रेन स्टार्ट में होगा, यूक्रेन। मतलब आप उसमें मैप में देखेंगे तो उसमें मालूम पड़ जाएगा कि इसके ये जो भूमध्य सागर है, तो इसके आसपास कौन कौन से देश है ना?
यूक्रेन, ये काला सागर के आसपास कौन कौन से देश हैं, है ना। तो इस तरह से हम समझ लेंगे। और ये आपको जो दिख रहे हैं, ये मार्ग हैं, तो किसके नियंत्रण में है ये मार्ग ईरान के शासकों के नियंत्रण में है। ईरान के शासकों के नियंत्रण में ये वाले देख सकते हैं, है ना। वोल्टेक के साथ जो व्यापारिक मार्ग बना हुआ है, ये देख लीजिए, समुद्री मार्ग बना दिया गया है। ये समुद्री मार्ग है ना, देख सकते हैं। ना? ये वाले जो मार्ग बने ना, ये वाले जो रोमन साम्राज्य के शासक के अधीन थे, जो ब्लू कलर पे दिख रहे हैं आपको, देख सकते हैं। ये नदियां हैं, है ना। डॉन नदी ये रही आपकी, वोल्गा नदी ये बह रही है आपकी। और ये कैस्पियन सागर में आकर गिर जाती है, वोल्गा नदी। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में आकर गिर जाती है। अब देख लेंगे। यूराल नदी है आपकी, यूराल, ये भी कैस्पियन सागर में आकर गिर जाती है ना। और तो आप इसे अपने जब बुक हो आप में, तो आप बुक के माध्यम से इसको आसानी से और देख सकते हैं। अभी थोड़ा मंगोलिया के बारे में उन्होंने बताया है। आपको आपको जो ये दिख रहा है ना, रेड, डार्क रेड दिख रहा है, ये डार्क रेड, ये वाला, ये जो ये जो मार्ग दिख रहे हैं आपको, ये चीन के अधीन थे, चीन के नियंत्रण में, है ना। देखिए आप, ये जो आपको दिख रहा है, ये भारतीय उपमहाद्वीप है ना, ये भारतीय उपमहाद्वीप है। ये हमारा हिमालय पर्वत है यहाँ पर। हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत है, ये रहा तिब्बत, है ना। और इसके ही उत्तर में तकला मकान मरुस्थल है ये। चीन आप देख रहे हैं, चीन की सीमा में आ रहा है ना तिब्बत वगैरह, ये दूनहुआंग, तुर्फान, चुंगारिया, उधर ऊपर ये उत्तर में मंगोलिया है। तो ये जो मार्ग जा रहे हैं, ये कासू से होता हुआ लानचो, दूनहुआंग, आंसी, तुर्फान, चुंगारिया, फरगना, ताशकंद, है ना, ये मार्ग जा रहे हैं। तो आप इनको एक बार अपने मैप में देख लेंगे सही से। और उसमें वो वाला मैप लेंगे जिसमें देशों के नाम लिख रखे हों, जिसे हम राजनीतिक मैप बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप। उसको ले लेंगे तो उससे आप आसानी से और देख पाएंगे, ठीक है। नहीं तो पूरी ज्योग्राफी इसी में खत्म हो जाएगी आज बताते बताते, है ना। तो आगे की बात में हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि चैप्टर तो ये हमारा खत्म हो गया। ये उसमें जो बात दे रखी है, तो हम एक बार पढ़ लेते हैं एक बार, है ना, तेजी से। देखो आगे की बात क्या है। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। कितने वर्ष पहले? 2200 वर्ष पहले। इसके स्थान पर या साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत में कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद वंश राजाओं का शासन रहा। देख लीजिए आप लोग, है ना। इनके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। देख लीजिए। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। इनको आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। तो शकों के बाद कुषाणों लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ, है ना। इसको पढ़ ले जा रहे हैं अभी, इसके बारे में अध्याय 10 में और डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। अध्याय 10 में तुम कुषाणों के बारे में और अधिक जानोगे। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कण्व तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चलता रहा जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। देख लीजिए आप लोग। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। देख लीजिए।
लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 साल तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। देख लीजिए। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा ने, इनके बारे में हमें उनके सिक्कों और पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। देख लीजिए, जो सामान्य स्त्री पुरुष थे उनका भी इनमें योगदान काफी अधिक था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया, जैसे आप मानचित्र 6 में देखेंगे, दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ। किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिकों की खोज हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों को ध्यान में रखेंगे। तो ये सिक्के के बारे में बताया गया है। ये सातवां सिक्का, और ये सिक्का बताया गया है, ये शक सिक्का। और 60 सिक्का इस तरह का है, देख लीजिए आप लोग। और हिंद यमन सिक्का इस तरह का है। तो क्या आप लोग इस सिक्के की आज जो वर्तमान में सिक्के चल रहे हैं उनसे तुलना कर सकते हैं? क्या समानता, क्या भिन्नता है ना? अब ये हमारा अध्याय 9 आ रहा है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। एक बार फिर आपके संस्थान नंदिनी आईएएस में फिर से स्वागत है ना। तो आज हम क्लास को यहीं विराम कर रहे हैं, और इसका जो अध्याय है हम इसको अगले जो क्लास हमारी होगी उसमें कवर करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी, है ना। और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, और हम जो काम कर रहे हैं, हमारी संस्थान जो भी काम कर रही है, आपकी संस्थान आपके लिए पूरी तरह से तैयार है। आपकी संस्थान नंदिनी आईएएस आप लोगों के लिए डेडिकेशन 100% आपको दे रही है, क्योंकि परीक्षा का समय है, 6 महीने का समय बचा हुआ है। बच्चों के सिर पर दबाव चल रहा है कि क्या पढूं, क्या छोड़ूं, क्या करूं, एनसीईआरटी पढूं या ना पढूं, एनसीईआरटी कवर कर लूं या ना कर लूं। तो उसी को ध्यान में रख करके ये काम किया जा रहा है। तो आप लोगों ने जो वीडियो देखी है उसका अच्छा रेस्पॉन्स रहा है, तो हमें उससे मोटिवेशन मिल रहा है। हम आपके लिए और अच्छे से काम कर रहे हैं, और हमारे सब्सक्राइब बढ़ाने की कोशिश करें, और इसको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब। उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्दी कुछ ही दिनों में 1000 से ऊपर सब्सक्राइब और बढ़ा देंगे। 1000 सब्सक्राइब अभी और बढ़ा देंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। और इसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम। जो भी हो आप मानते हो उनको सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री